तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग का टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट का प्रिपरेशन और आप लोग जिस भी चीज़ के लिए अपना तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट का हो या फिर बोर्ड का एग्जाम्स हो, आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और आप लोग का तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। तो इसी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छे से अल्ट्रा लेवल पे पहुंचाने के लिए हम लोग ये रिविजन्स का सीरीज़ हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्विक रिवीजन करेंगे और आपको अगर कोई भी अपडेट से रिलेटेड कोई चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट या फिर कोई चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी रहता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसका यूज कर सकते हो। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में सेल साइकिल का क्या मतलब होता है। इवेंट्स का वैसा सीक्वेंस हो जहाँ की सेल हम लोग देखेंगे कि सेल कैसे ग्रोथ कर रहा है और अपना डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है और डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में चेंज हो रहा है। ये कम्प्लीटली जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है। ठीक है। इसका ड्यूरेशन का अगर बात करें तो ह्यूमन का सेल जो है अपने आप को 24 आवर्स के टाइम लेकर के डिवाइड कर लेता है। ठीक है। और ईस्ट का बात करें तो ये 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स टाइम लेता है अपने आप को डिवाइड करने में। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग दो इवेंट के बारे में देखेंगे। जो हम लोग का पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग दो इवेंट देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे इंटरफेस, दूसरा देखेंगे हम लोग एम फेज। ठीक है। जिसको हम लोग माइटोटिक फेज बोल देते हैं। तो इंटरफेज में हम लोग इंटरफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ज़्यादा वर्क वो नहीं हो रहा था। वो बेसिकली ये मेटाबॉलिकली एक्टिव वैसे रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको वो चेंजेस वगैरह ज़्यादा आपको मतलब विजिबल तरीके से आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। 95% सेल अपना टाइम यहीं पर बिताता है। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा बायोमोलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस उस टाइम पे चल रहा होता है। ठीक है। और अपने आप को डिवाइड करने के लिए ये प्रिपेयर कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोग G1 S और G2 फेज देखते हैं, इसका सब फेज है। तो हम लोग इसके बारे में भी आगे चल करके इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। उसके बाद अपना एक दूसरा जो है फेज़ है वो है एम फेज़, जो कि बहुत ही ड्रामेटिक फेज़ है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। डिवीज़न का एक्चुअली जो सेल का जो अपना डिवीज़न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ 5%, पूरा डिवीज़न का 5% ही सेल जो है अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट करता है और 5% में ही अपना सारा चीज़ कर लेता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग कैरियोकाइनेसिस से लेकर के साइटोकाइनेसिस तक के प्रोसेस को देखेंगे। कैरियो वर्ड जो यूज होता है वो न्यूक्लियस के लिए होता है। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन से लेकर के साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तक हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अपना सेल का साइकिल है, एक ओवरव्यू है। ठीक है। हम लोग ऐसे मतलब बना करके यहाँ से पढ़ेंगे। G1 से S में और S से G2 में, G2 से ये अपना रह गया कैरियोकाइनेसिस, ये प्रोसेस हो गया अपना, हो गया साइटोकाइनेसिस। तो G2 से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज और फिर अपना साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अपना फेज होता है वो होता है अपना 95%, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल ओनली 5% में अपना टाइम स्पेंड करता है। इतना दूर में 5% ही स्पेंड करता है। इसमें भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम लोग साइटोकाइनेसिस देखेंगे और दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग एम फेज में पढ़ेंगे। ठीक है। ये रहा अपना बेसिक ओवरव्यू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अपना पहला G1 फेज, जिसको हम लोग की प्री सिंथेसिस फेज भी बोल देते हैं। ठीक है। ये सिंथेसिस फेज से यानी एस फेज से पहले आता है, तो इसको हम लोग प्री सिंथेसिस फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये माइटोटिक फेज के बाद आता है ये फेज। ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिंथेसिस होता है, यहाँ पे आपको एमिनो एसिड, प्रोटीन, आरएनए, एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ पे आपको एटीपी भी सिंथेसिस होते हुए यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स का भी डुप्लीकेशन होता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं G0 फेज। जैसे सपोज करो कोई सेल G1 फेज में है, अगर अब उसको फर्दर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर वो डिवाइड नहीं करना चाह रहा है, तो वो G0 फेज में एंट्री कर जाता है और एक वर्ड यूज होता है एग्जिट G1 फेज। एग्जिट जब होगा तब ये क्लियरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है। तो एक G1 फेज को एग्जिट करके ये G0 फेज में चला जाता है, जिसको हम लोग क्विसेंट स्टेज बोल देते हैं या फिर सस्पेंडेड स्टेज ऑफ सेल साइकिल बोल देते हैं। ठीक है। इसमें कब जाता है हम लोग पहले बात कर ली है, जब सेल डिवाइड नहीं करना चाह रहा है या ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही सेल G0 फेज में चला गया, तो अगर उसको फिर से डिवाइड करने की उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो ये फिर से G0 फेज से वापस G1 फेज में री एंट्री कर सकता है। और कुछ सेल ऐसा होता है कि परमानेंट ही ख़त्म हो जाता है ये। जैसे कि आप देख लो
न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन का सेल और या फिर कार्डियक मसल्स का एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। मतलब जैसे आप ये 2 एग्जांपल्स यहाँ देख लो, ये परमानेंट अगर जी नोट में एंट्री करते हैं तो ये परमानेंट ही जी नोट में रह जाते हैं। लेकिन ये कैसा, ऐसा नहीं है जी नोट में एंट्री करने का मतलब है कि ये डेड हो जाते हैं, नहीं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव वहाँ भी रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं G1 फेज़ के बाद जो अपना आता है एस फेज़, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज़ बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन एक्चुअल में यहाँ चल रहा होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन इस फेज में होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि क्रोमोजोम्स का नंबर तो वही रह जाएगा, लेकिन डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का भी आपको सिंथेसिस देखने के लिए मिलेगा। और एनिमल सेल का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता हुआ दिखेगा। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आपको सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता हुआ दिखेगा। ये किसके लिए है, ये एनिमल सेल के लिए है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं अब G2 फेज का। ठीक है, G2 फेज़ का बात करते हैं तो इसको हम लोग पोस्ट सिंथेसिस फेज़ भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एस फेज़ के बाद आता है। यहाँ पर आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होते हुए दिखेगा और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब का आपको डुप्लीकेशन होता हुआ दिखेगा। अब एनसीईआरटी का एक लाइन है, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता हुआ दिखता है यहाँ पे। और इसी फेज में आपको एम फेज़ के लिए यानी माइटोटिक फेज़ के लिए क्या होता है कि आपको प्रिपरेशन चल रहा होता है। अब हम लोग एम फेज में पहले बात कर चुके हैं, हम लोग फ्लो डायग्राम के हिसाब से ही बात की है कि यहाँ पे हम लोग 2 तरह का पढ़ेंगे, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पढ़ेंगे। तो अब हम लोग कैरियोकाइनेसिस में फर्दर जो है हम लोग 4 सब फेज पढ़ते हैं। पहला है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज और फिर है टीलोफेज। और एम फेज के बारे में हम लोग और कुछ अगर बात करें तो यहाँ इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न भी यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए ही पास होता है डॉटर सेल्स में। ठीक है, और इसको हम लोग होमोटिपिक डिवीज़न इसलिए बोल देते हैं कि यहाँ पे सेम टाइप का सेल ही अराइज होता है। यहाँ पे अलग आपको सेल के टाइप में कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा और ना ही डीएनए के कंटेंट में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये अपने आप को क्या करता है, अपना डीएनए का कंटेंट का जो रेशियो है, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो, उसको ये रीस्टोर कर लेता है। इसमें हम लोग अब जो है हम लोग ये जो हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहाँ पर सब फेज है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ड्रामेटिक फेज यहीं पर आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग आगे चल करके कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग रखेंगे यहीं तक, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा। तो आपको हो गया कि आपने कहा था कि 6 से 7 मिनट की रहती है, आप लोग इतना टाइम आप बढ़ा दे रहे हो इसको, तो ये कैसे हुआ। तो इसके लिए हम लोग इसका टाइम बहुत ही कम रखेंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। जस्ट इसके बाद आप लेक्चर्स देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहाँ से दूसरा लेक्चर्स भी स्टार्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आप लोग टेस्ट का प्रिपरेशन अपना करते रहो और एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना में आपका बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाता है। आप पहले इतना का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे चल करके आपको और भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो हम लोग उस पर भी, उसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको फुल लेक्चर्स इसका आपको चाहिए, मतलब इसके बाद का लेक्चर्स जो भी आने वाला है या इसके पहले का लेक्चर्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके उस पर क्लिक करो और आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये डायग्राम कैसा बना है, ऐसे में बैठे बैठे कुछ भी कर रहा था तो ये डायग्राम बना दिया। एक्चुअली में मैं डायग्राम मतलब कुछ ऐसा फिगर बनाए हुआ नहीं रहा था, बस ऐसे ही बन गया। तो आप बताओ ये कैसा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।